आज़ेब किस्त नंबर 2। शाही महल्ले से दाता दरबार का फासला ही कितना था। बिग्गी दाता दरबार के इलाके में दाखिल हो गई। वैसे तो दाता के भिखारी सारा साल, सारे महीने, सारे हफ्ते और सारे दिन ही इनकी चौखट पर जिंदगी की मुरादें पाने के लिए बैठे रहते हैं। कोसर जहां, गजाला, शबाना, शमशीरा बेगम की कमान में दाता दरबार जाने के लिए तैयार थी। मगरिब गुजरते ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। कोसर जहां इन दिनों बीमार थी। इसने आईने पर निगाह डाली, चेहरा उतर गया था। नरगिसी आंखों के गिर्द हल्के नजर आने लगे थे। बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन हुस्न जमाल में कोई कमी नहीं हुई थी। कौन जाने इसके मन का रोग। जब बिग्गी दादा दरबार के सामने रुकी, ख़वातीन नीचे उतर आई और अंदर का रुख किया। सीढ़ियां तय की गईं। अकीदतमंद अकीदत के फूल चढ़ा रहे थे। जगह जगह मजमे लगे हुए थे। शमशीरा बेगम ने कहा, गजाला, शबाना बहन को संभाल कर लाओ, बड़ी कमजोर हो गई है। जी हम संभाले हुए हैं। बेटा तो था ही, खुदा ने बेटी भी अता कर दी थी, जिसका नाम तस्नीम रखा गया था। और तस्नीम के बाद ही 1.25 महीने का चिल्ला मुकम्मल करके शमशीरा बेगम कोसर जहां को दाता के दरबार लेकर आई थी। साजिंदों में जिन्हें शमशीरा बेगम से कुर्बत हासिल थी, इनमें गुलाम शाह और हाजू सर्र फहरिस्त थे। गुलाम शाह लंबे तड़ंगे और हाजू इन्हीं की मुनासबत से 4.5 फीट के, गोया 10 का हिस्सा मुकम्मल हो जाता था। हाजू का नाम भी पहले कुछ और था, लेकिन बस हज करने की ख्वाहिश दिल में रखते थे। नाम तो कभी कुरानदाजी में नहीं आया। हाजी कहलाना चाहते थे। हाजी न बन सके तो अपने आप को हाजू कहलवाना शुरू कर दिया, और ये नाम कुछ इस तरह जुबान में आया कि सबकी जुबान ज़द-ए-आम हो गया। बहरहाल दोनों किरदार अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे। बहुत ज़्यादा रश था। शमशीरा बेगम कोसर जहां के लिए परेशान थी और लड़कियों को बार बार हदायत कर रही थी कि कोसर जहां का ख्याल रखें। गुलाम शाह और हाजू फूलों की दुकान से फूलों की चादर, मखाने और अगरबत्तियां ले आए थे, और शमशीरा बेगम जहां तीनों के साथ ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गई थी। चादर तो यहाँ के मुतवल्ली के हवाले करनी थी, क्योंकि औरतों को मज़ार तक जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसके बाद फातिहा खाने कोई मुश्किल काम नहीं था। गजाला और शबाना तो ठीठी करती रहीं। कोसर जहां का चेहरा अलबत्ता सुत गया था। तो जानू बैठकर आंखें बंद करके इसके मुंह से मध्यम से आवाज़ निकली, तकदीर ने मुझे कोठे पर पैदा किया, लेकिन मिजाज कोठे वाले ना बन सके। ऐसा रोग लगा कि दिल काला होकर रह गया। एक बार मिला दें, बस एक बार, एक बार। कैसे दुआ मांगूं, बस एक बार। तुम्हें अपने प्यारों का वास्ता, एक बार शक्ल दिखा दो, बस एक बार। कुछ ऐसी दिक्कत तारी हुई कोसर जहां पर के चेहरा आंसुओं से तर हो गया। शबाना ने घबराकर कहा, बाजी क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अम्मा को बुलाऊं? नहीं, बस कोई बात नहीं, दुआएं मांग रही हूँ। बहरहाल फातिहा खानी की गई। सब कुछ मामूल के मुताबिक था और कोसर जहां की आंखें आंसू बरसा रही थी। इसके बाद वापसी ठहरी। अभी कोसर जहां ने 1.25 महीने का चिल्ला नहाया ही था। ज़्यादा अरसे इंतजार नहीं कर सकती थी, चुनाचे वहाँ से वापसी की ठहरी और हजूम से गुजरते दरवाजे तक आ गए। थोड़ी देर के बाद वो बिग्गी तक पहुंच गई और बिग्गी घर जाने के लिए चल पड़ी। कोसर जहां ने हसरत भरी निगाहों से दरबार की तरफ देखा। इन आंखों में मायूसियां कैद थी। सब घर पहुंच गए, लेकिन घर के सामने एक कीमती मोटर कार खड़ी देखकर शमशीरा बेगम चौंकी। ओहो, राजा साहिब आए हैं शायद। वैसे राजा बाजा भी तुक्के वक्त आ जाते हैं। दबी जुबान से तो मैंने इन्हें कितनी बार समझाया कि आने के औकात होते हैं, लेकिन अब कोई क्या कहे। दौलत भी तो इसी तरह इत्तला दिए बगैर आ जाती है। फिर अगर मिजाज न बिगड़े तो क्या हो। राजा नवाज असगर मुंतजिर थे। अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? मुझे तो बड़ी मायूसी हुई। मैंने सोचा कि कहीं पैसा ही वापस ना लौट जाऊं। दीदार कर लेता हूं तो दिल सैराब हो जाता है। परसों मुशरिक वस्ता के दौरे पर रवाना हो रहा हूं। कौन जाने कितना वक्त लग जाए। मैंने सोचा कि ज़रा अपनी कोसर जहां से मिलता जाऊं। अरे कोसर, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसा चेहरा लग रहा है? बस राजा साहिब चिल्ले से उठी है। जिचकी में तो ऐसा होता ही है। हाँ हाँ हाँ। राजा साहिब का चेहरा थोड़ी देर के उतर गया। कोसर जहां पर बहुत अरसे से नियत रखते थे, मगर कुर्बत हासिल नहीं हुई थी। न जाने वो कौन खुश नसीब था जिसकी औलाद को कोसर जहां ने अब जन्म दिया था। तवाइफ की बात ही क्या होती है, बेचारी कोसर जहां। बहरहाल राजा साहिब खासी देर तक बैठे रहे। कोसर जहां से पूछा था कि कोई फरमाइश। इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। फिर वो अंदर चली गई। कोसर जहां के खुश्क होंठों से बड़बड़ाहटें निकल रही थी। कहाँ खो गए तुम? नाम तक ना बताया अपना। आंखों में ख्वाब की मानिंद आए और रोशन होते ही चले गए। अपनी निशानी छोड़ गए, वरना शायद भूल भी जाती। और इसी वक्त शमसुद्दीन की निशानी अंदर दाखिल हुई और कोसर जहां चौंक कर इसे देखने लगी। इसकी उम्र कोई 11-12 वर्ष के दरमियान होगी। नीली आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, तीखे नकूश, ऐसा साफ चेहरा जैसे प्लास्टिक का बना हुआ हो। बेशक लिबास मैला कुचैला और बाल बड़े हुए थे, लेकिन बस शमसुद्दीन की हूबहू तस्वीर था। एक रात का मेहमान ये सौगात दे गया था। नशे में था शमसुद्दीन। पहली बार ज़हीरुद्दीन ने पिलाई थी। होशो हवास खो बैठा था और इस बेहवासी के आलम में मताए कायनात कोसर जहां की आगोश में छोड़ गया था। इस मताए कायनात का नाम शमशीरा बेगम ने इकराम रखा था।
और इस बेचारे को करमू के नाम से याद किया जाता था और ये नाम कोसर जहां को हमेशा बुरा लगा था। तवाइफों के कोठे पर पैदा होने वाले बेटे हमेशा नफरतों का शिकार रहते हैं। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, वो तो बस ज़बरदस्ती की चीज़ होते हैं और ठोकरों में पलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों की सफाई, बाजार से सौदा सिर्फ लाना, फिर शाही मोहल्ले में फूल बेचना, यही इनकी तकदीर होती है। किसी साहिब नज़र की नज़र पड़ गई तो साजिंदे बन गए, ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, वरना बस। लेकिन ये निशानी थी किसकी? शमशीरा जहाँ ने इससे करमू का नाम दे दिया था, लेकिन इससे ज़िंदगी की कोई चीज़ कोसर जहाँ ने कबूल नहीं की। और क्योंकि खुद कोसर जहाँ इस कोठे की मिरास थी, इसलिए शमशीरा बेगम ने बेबसी से इकराम की बर्तरी को कबूल कर लिया था। इकराम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तस्नीम के पास पहुंच गया। तस्नीम, जिसके बारे में इससे कहा जा रहा था कि ये इसकी बहन है, लेकिन इसका दिल इस बात को न जाने क्यों कबूल नहीं कर पा रहा था। वो आगे बढ़ा और सोई हुई तस्नीम की पायंजी की तरफ बैठकर इसे देखने लगा। इकराम, कोसर जहाँ ने इसे आवाज़ दी। क्या बात है बाजी, क्या वाही तबाही फिरते रहते हो? सुबह से अब नज़र आए हो, और आप तो जैसे मुझे दिन भर नज़र आती रहती हैं बाजी। आप कहाँ थी सुबह से? सुबह से? कोसर जहाँ ने से घूरा। हाँ, मुझे तो सुबह से नज़र नहीं आई। तुम्हारी कभी कोई बात सीधी निकली है? कोसर जहाँ ने गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, वो आहिस्ता से बोला। बहुत ज़्यादा आवारा हो गए हो तुम। माँ का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? कितने दिन से बीमार हूँ, कभी पूछा मुझे? माँ? इकराम के मुंह से तंजिया सी आवाज़ उभरी और कोसर जहाँ चौंक कर इसे देखने लगी, फिर बोली, क्यों, माँ नहीं तुम्हारी? कहाँ है आप मेरी माँ? आप तो बाजी हैं, इकराम ने कहा और कहका लगाकर हंस पड़ा। कोसर जहाँ नर्वस हो गई थी, चल लम्हे इकराम का चेहरा देखती रही। इकराम के लहजे की गहराई ने इसे शशदर कर दिया था। 11 साल का बच्चा, सिर्फ 11 साल का, इस कदर तंज़े लहजे इख्तियार कर सकता है। वो तंज कर रहा था कि कोसर जहाँ इसकी माँ नहीं। कुछ लम्हे उसको घूरती फिर बोली, तुम कैसी फजूल बातें करने लगे हो इकराम? झूठ नहीं बोल रहा बाजी। तुम अकेली होती हो तो कहती हो कि तुम मेरी माँ हो, सबके सामने तुम बाजी होती हो। मुझे परेशान करके खुशी होती है तुम्हें? आपने मुझे कभी खुश देखा है बाजी? वो तुर्की ब तुर्की बोला और कोसर जहाँ की आंखें झुक गई। मेरी बीमारी का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? वो झुकी हुई निगाहों से बोली, मैं भी तो बीमार हूँ बाजी। इसकी आवाज़ में एक सिसकी सी उभरी और कोसर जहाँ बेइख्तियार उठकर बैठ गई। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं। 11 साल लड़की की करबनाक आवाज़ उभरी। पता नहीं इसके अंदर कौन सा करब पक रहा था। मुझे बताओ ना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे। अचानक ही इकराम बिखर गया और खड़ा हो गया। इसने कोसर जहाँ का हाथ शाने से झटक दिया। कोसर भुचक्की होकर इसे देखने लगी। नीली कंचो जैसी आंखें, तीखे नकूश, तमतमाता चेहरा, और अचानक ही कोसर जहाँ को ये महसूस हुआ जैसे इसकी बदन की जान निकल गई हो। आसाब बेजान होते जा रहे थे। ये चेहरा और ये जिस्म बड़ा होता जा रहा था। यही तो चेहरा था, यही तो आंखें थी, नीली कंचों जैसी, और यही तमतमाते नकूश तो थे जिन्होंने इसकी दुनिया लूट ली थी। बड़ी अहमकाना बात है कि लोग तवाइफ को सिर्फ तवाइफ समझे। इंसान तो हर हाल में इंसान ही होता है। जेलों में सजाए मौत के हुक्म पर फांसी देने वाला, लोग सोचते होंगे कि वो इंसान नहीं जानवर है जो अपने जैसे इंसानों को ख़त्म कर देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करता। लेकिन हकीकत ये कि इसकी तन्हाइयाँ भी इसके लिए करब का बाइस होती होंगी। तवाइफ के सीने में भी तो दिल होता है। इकराम शमसुद्दीन का बेटा था और आज जब शराब के नशे में भटका हुआ एक शरीफ ज़ारा कोसर जहाँ की आगोश में अपनी निशानी छोड़ गया था। तवाइफ के लिए वो रात किसी अहमियत की हामिल नहीं होती, लेकिन तवाइफ अगर कुछ लम्हों के लिए औरत बन जाए तो फिर इसकी परेशानी आम औरतों से कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो अपने जज्बों का इजहार तक नहीं कर सकती किसी से। कोसर जहाँ का दिल छलनी था, शायद वो रात इसके जहन से निकल जाती जो इसके पसंदीदा महबूब की कुर्बत की रात थी, लेकिन उस रात का तोहफा इकराम की शक्ल में मौजूद था। बिलाशुबा एक शरीफजादा जो एक भटके हुए लम्हे का फल था, लेकिन इसकी रगों में खून तो एक ऐसे ही ख़ानदान का था जो अपनी नेकनामी में बेमिसाल था। ये शरीफजादा कोठे पर करमू के नाम से पल रहा था। तंग दिल, तंग नज़र लोग इसे इकराम तक नहीं कह सकते थे। भला कोठे पर बेटों की क्या अहमियत, ज़मीन का बोझ, घटिया तरीन। यहाँ तो बेटों की इज्जत थी और शायद यही एहसास, यही गम इकराम के सीने में पल रहा था। अगर वो किसी ऐसे ही बाजारी शख्स का फल होता तो शायद बासानी यहाँ के माहौल को तस्लीम कर लेता, लेकिन इसके दिल का कर्ब बार बार उभर कर उसकी जुबान तक आ जाता और कभी कभी वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता था कि कोसर जहाँ बदहवास हो जाती। जहाँ तक रही शमशीरा बेगम की बात, तो जाहिर है वो नाखून से लेकर सर के बालों तक एक मुकम्मल तवाइफ थी। इकराम की सरकशी इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन कोसर जहाँ इसकी कोठे की टकसाल थी और इकराम कोसर जहाँ की औलाद, चुनांचे कुछ नहीं कह सकती थी।
अभी माँ की ममता इकराम के लिए जागी ही थी कि शमशीरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। कौसर, दवाई पी ली तुमने? नागा ना हो जाए, डॉक्टर साहिब ने कहा था कि। ये अल्फाज अदा करते हुए शमशीरा बेगम अंदर आ गई, लेकिन इकराम को देखकर इनका मुंह बिगड़ गया। तू यहाँ क्यों मर रहा है? सुबह से कहाँ गायब था? कहा था कि दीवारों के जाले साफ कर, फिर रहा होगा आवारा लड़कों के साथ। हराम के पिल्ले, इसके अलावा आता ही क्या है तुझे? इकराम खामोशी से शमशीरा बेगम को देखता रहा और फिर इसने एक निगाह कौसर जहाँ पर डाली और इसके होंठों पर एक जख्मी सी मुस्कुराहट फैल गई। माँ, बाजी, ये क्या? तो तेजी से बाहर निकल गया। कौसर जहाँ का रंग पीला पड़ गया था। शमशीरा बेगम न जाने क्या क्या भक्ति झकती बाहर निकल गई। कौसर जहाँ ने दोनों हाथ सीने पर रखे और पलंग पर बैठ गई। शाम झुकी, गजरे महक उठे, आंखों में सुरमों की लकीरें खींच गई। हुस्न जमाल की महफिल गर्म हो गई, तबलों की थाप उभरी, उस्तादों की मूछें नुकीली हो गई, होंठों की लालियां मुस्कुराने लगी और बिन बारात के दूल्हा सजनियों की दहलीज पार करने लगे। हाथों में फूलों के हार, होंठों पर पानों की लाली, आंखों में दौलत का नशा। शमशीरा जहाँ का कोठा भी सज गया, एक से एक बड़ा तमाशबीन, सारे के सारे शमशीरा जहाँ के शनासा, कौसर जहाँ के शदाई, जिसकी आवाज़ का जादू इन दिनों हीरा मंडी का वक़ार बन गया था। एहसान मुगल ने जेब से एक डिबिया निकाली और इसे हाथों में घुमाते हुए बोला, कहाँ है वो कौसर तस्नीम? हम आपकी जन्नत में आए हैं। क्या मिजाज पे आया एहसान मियाँ आपने? शेर व शायरी करते तो पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर होते। वो ठीक है, और आपने ये कौसर तस्नीम की बात खूब मिलाई। हाँ भाई, तस्नीम भी तो हमारा ही दिया हुआ नाम है। ये एक हकीर सा तोहफा लाए इसके लिए। सोने की एक खूबसूरत पायल उन्होंने शमशीरा जहाँ को पेश कर दी। शमशीरा बेगम ने कहा, वाह एहसान मियाँ, आपने तो इस नन्ही सी उम्र में ही इसके पैरों में घुंघरू बांध दिए। दूसरे मेहमान आने लगे और उसके बाद साजिंदे अपने अपने साजों की धुनें मिलाने लगे। गजाला और शबाना अरबी लिबास में अंदर दाखिल हुई और महफिल के सामने दोहरी होकर आदाब बजा लाई। महफिल का रंग निखर उठा। वो दोनों अपने अदाओं के साथ शमशीरा जहाँ के साथ दोजानू होकर बैठ गई और साजिंदों ने साज दुरुस्त कर दिए। इसके बाद समा बनता गया। गजाला और शबाना मध्यम मध्यम गुनगुनाने लगी और एक इस्तकबालिया राग का आगाज हो गया। दोनों की आवाज़ें अच्छी थी, लेकिन दोनों बहनों की आवाज़ें मिलकर इस कमी का एहसास कम नहीं कर सकी थी जो कौसर जहाँ की आवाज़ में थी। कौसर जहाँ पहले भी अच्छा गाती थी, लेकिन 11 साल से, पूरे 11 साल से इसने कुछ अजब ही धूम मचा दी थी। इसकी आवाज़ का सोज और सोज के साथ जो दर्द था वो बेमिसाल होता था। ख़ास बात यह थी कि इसमें भी राग के भाव न बताती, बल्कि राग खुद इसके चेहरे पर छाकर सारे भाव बताने लगते और महफिल पर सुकूत तारी हो जाता। हर राग इसके चेहरे पर बोलता। गज़ल शुरू करती तो चेहरे नक्शे गज़ल की ज़ुबान बन जाते। दोनों बहनें अपने फ़न का जादू जगाती थी, लेकिन इस तरह नहीं जो कौसर जहाँ की खासियत थी। यूं वक्त के धारे अपना रुख बदलते रहे। जिंदगी की कहानी में न जाने कैसी कैसी तब्दीलियां होती रहीं और फिर नन्ही सी तस्नीम ने अपने पैरों का सहारा ले लिया। बुलंदो बाला कदो कामत, 6 फीट 2 इंच, चेहरा पंजाब की तस्वीर, धुला धुला मजबूत, सर घुंघराले बालों से भरा हुआ, आंखों में दोहरी कैफियत, माथे पर शिकन पड़ जाए तो आग बरसाने लगे, मोहब्बत की नमी पैदा हो जाए तो देखने वाला निसार हो जाए। कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में मिली तो अल्लाह नवाज शाह ने फौरन ही वापस बुलाने के लिए टेलीफोन कर दिया। सोच रहा था कि कुछ अरसे कराची में रहूं अब्बा जी, दोस्तों से भी वादा किया हुआ था कि कुछ वक्त इनके साथ गुजारूंगा। वो बेटा, मैंने कभी किसी के साथ कुछ वादे किए हुए हैं? जितना अरसा तुझे आंखों से दूर रखा है अल्लाह ही जानता है कितनी बीनाई कम हुई है। वापस आ जा मेरे यार, बाद में मैं तो स्विट्जरलैंड भिजवाऊंगा हनीमून के लिए। मेरा स्विट्जरलैंड कराची ही अब्बा जी, आपका जो भी हुक्म हो। आजा यार, बैठकर तुझसे बातें करनी है। अल्लाह नवाज शाह की मोहब्बत भरी आवाज़ टेलीफोन पर सुनाई दी और रब नवाज शाह को हंसी आ गई। ठीक है अब्बा जी, आ रहा हूँ। और इसके बाद इसने अपने दोस्तों से अपनी वापसी की बात की तो सब के सब उदास हो गए। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो जाना है तुम्हारे साथ, नूरशा ने कहा। 4 दोस्त थे, नवाज शाह, दिलबर खान, फजल खान और शुमाले खान। नूरशा फैसलाबाद का रहने वाला था, बाकी तीनों सरहद के जवान। ये सारे के सारे रब नवाज के मसाहिब थे और इसके पैसे पर पलते थे। कराची में रहायश इख्तियार की हुई थी, लेकिन ज़रा दूसरे मिजाज के लोग थे, लड़ाई भड़ाई के माहिर, हर तरह की मुश्किल में रब नवाज का साथ देने वाले। रब नवाज दूसरी किस्म का आदमी था, यूनिवर्सिटी के नेक नाम लड़कों में, लेकिन अपने ग्रुप का लीडर। और जब कभी कोई ऐसा मुश्किल लम्हा आ जाता जो यूनियन वगैरह का मामला होता और कुछ लोग गुंडागर्दी करने पर आमादा होते, तो फिर रब नवाज शाह के तेवर ही दूसरे होते। एक बहुत बड़ा हल्का इससे कांपता था, क्योंकि पुरवकार शख्सियत का मालिक था। और सबसे ख़ास बात यह थी कि
اللہ نواز شاہ تقریباً 9 سال تک 2 وزارتوں میں رہ چکے تھے۔ وزارت محنت ان کے پاس تھی اور دوبارہ جب دوسری پارٹی منتخب ہو کر آئی تو اس نے اللہ نواز شاہ کو ایک اور وزارت کا قلمدان سونپ دیا اور اس کے بعد اللہ نواز شاہ نے ملک کی سیاست میں حصہ لینے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کا ذہن اس قابل نہیں کہ دیانتداری سے وزارتوں کے بوجھ کو سنبھال سکے، لیکن پورے ملک میں ان کی اپنی ہی دھاک تھی۔ بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداران سے ان کے تعلقات تھے۔ ایسے ہی تعلقات گجرات کے چودھری غیاث الدین سے بھی تھے۔ ان کے چودھری غیاث الدین کا بھی ایک پورا شجرہ نسب تھا۔ صدیوں سے زمیندار چلے آ رہے تھے اور ایک صاف ستھری شخصیت کے مالک تھے۔ عرشہ ان کی بیٹی تھی۔ عرشہ نے لاہور یونیورسٹی میں گریجویشن کیا تھا، آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن غیاث الدین صاحب نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، خدا کے فضل سے سب کچھ موجود ہے، لیکن اب آگے پڑھانا نہیں چاہتا، ہمارے فرض سے سپردوش ہونے کی خواہش ہے۔ سعادت مند بیٹی نے باپ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ بہت ہی الگ قسم کی شخصیت کی مالک تھی، لیکن باپ نے بھی اس کے مستقبل کا فیصلہ معمولی نہیں کیا تھا۔ پنجاب کا گبرو جو کراچی کی نم آلود فضاؤں میں تعلیم کے مراحل طے کر رہا تھا، مرکز نگاہ بنا اور مختلف ذرائع سے چلتی ہوئی بات اللہ نواز شاہ تک پہنچی۔ غیاث الدین کی اعلیٰ نسبی اور اعلیٰ حیثیت کسی طرح سے مشکوک نہیں تھی، چنانچہ سعادت مند بیٹے کے باپ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ عرشیہ کا رشتہ دے دیا، جو خوشی سے منظور کر لیا گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، او بھائی رب نواز، یار تھوڑی دیر کے لیے ہمارا دوست بن جا، کچھ پوچھنا ہے تجھ سے۔ جی ابا جی حکم۔ او بھائی، کراچی سے کہیں کسی کو زندگی بھر ساتھ نبھانے کی دعوت تو نہیں ڈالی؟ مطلب یہ ہے ہمارا کہ مکان کرائے کے لیے خالی ہے یا کرایہ دار اس میں بسے ہوئے ہیں؟ ابا جی، جب آپ نے مظفر گڑھ سے کراچی بھیجا تھا تو کہا تھا کہ جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ ہی کے پاس رہنے دیے جائیں اور عشق و محبت کا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے۔ ابا جی، آج تک تو آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، وجہ ہے نا یار، کلیجہ کس کا ہے تو؟ وہ اصل میں چودھری غیاث الدین سے بات چل رہی ہے، عرشہ بیٹی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، ہے تو لڑکی نا ابا جی، رب نواز نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ او 100% بھائی، 100%، تو بس پھر ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے بڑی خوشی سے معاملات آگے بڑھائے۔ بیٹے پر بھرپور اعتماد تھا اور بات بھی تھی اعتماد کی، چنانچہ بڑی محبت کے ساتھ یہ رشتہ طے ہو گیا۔ البتہ رب نواز نے ایک اجازت مانگی تھی، ابا جی آپ اپنا شوق پورا کر لیں بے شک، لیکن ذرا شادی کے لیے 2-3 سال چاہیے۔ کیوں بھائی؟ بس ابا جی، ذرا آزادی کی زندگی چاہتا ہوں۔ اب تک آپ کے حکم کے مطابق تعلیم کے لیے سر جھکائے رکھا، کبھی گردن نہیں اٹھائی، اور آپ دیکھ لیجئے آپ نے جو حکم دیا تھا اسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ بیٹا 2-3 سال زیادہ نہیں ہے، رشتے کے بعد ماں باپ کے لڑکی کو بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، 50 باتیں نکلتی ہیں، 1.5 سال کر لیتے ہیں، 1.5 سال میں بیٹا ساری دنیا گھومی جا سکتی ہے، اور ایسا کرتے کہ نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں رخصتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر 1.5 سال سے پہلے نہیں۔ او منظور ہے بھائی، منظور ہے، اللہ نواز شاہ نے مسرور لہجے میں کہا تھا۔ بیٹے کی یہ سعادت مندی بے مثال تھی، حالانکہ دل میں ایک داغ تھا، ایک ایسا انوکھا داغ جسے کبھی پیشانی کی شکن کے طور پر سامنے نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن بہرحال سب کچھ ماضی کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اللہ نواز شاہ نے چودھری غیاث الدین کو گرین سگنل دے دیا اور کہا کہ ماسٹر کا نتیجہ آتے ہی وہ تاریخ لے لیں گے۔ رب نواز نے چونکہ انہیں پورے اختیارات دے دیے تھے، اس لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی اور آخرکار تاریخ طے ہو گئی اور رب نواز کو اطلاع دے دی گئی۔ کراچی یونیورسٹی کے طلبہ نے رب نواز کے اعزاز میں باقاعدہ ایک تقریب کی تھی اور اسے الوداعی پارٹی دی تھی۔ اس پارٹی میں بڑے بڑے لطیفے سامنے آئے تھے۔ کئی ایسی لڑکیاں جو رب نواز سے بڑی متاثرہ تھیں بہت غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ نور شاہ، دلبر خان، فیض خان اور شمال خان کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ رب نواز کے ساتھ ملتان جائیں گے اور وہاں سے مظفر گڑھ۔ رب نواز نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں اپنی آبائی زمینوں پر ملازمت دلوائے گا اور وہ باعزت طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ دوستی کا بس اتنے حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ رب نواز کو یقین تھا کہ اس کا بے پناہ دولت مند باپ اس کے دوستوں سے وہی سلوک کرے گا جو خود رب نواز چاہے گا۔ بہرحال یہ رب نواز کی خوشی تھی کہ وہ ٹرین سے سفر کریں۔ ریلوے اسٹیشن ملتان پر اس کی آمد کے سلسلے میں بڑی تیاریاں کی گئی تھی اور بے شمار افراد اسے خوش آمدید کہنے آئے تھے۔ پھر اسے پجاروں کے ایک بیڑے کے ساتھ مظفر گڑھ لے جایا گیا اور مظفر گڑھ کی عظیم الشان حویلی میں بہار آ گئی۔ دوستوں کو دعوت نامے بھیجے گئے اور ایک اعلیٰ درجے کی تقریب کا انتظام ہونے لگا۔ رب نواز نے کراچی میں ایک طویل وقت گزارا تھا۔ ملتان آنے کے بعد مظفر گڑھ اور اس کے نواحوں میں سیر و سیاحت کرنے لگا۔ دوستوں کو زمینیں دکھائیں، عظیم الشان باغات کے سلسلے نگاہوں کی حد سے کہیں آگے تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ سارے کے سارے لمحے بہت خوشگوار گزرنے لگے اور آخرکار حویلی میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ افریقہ سے مرزا حیات بیگ بھی آ رہے تھے۔ مرزا حیات بیگ اللہ نواز شاہ کے بچپن کے دوست تھے اور خود بھی ایک صاحب حیثیت شخصیت تھے۔ کینیا میں ان کے چائے کے باغات تھے اور تقریباً بین الاقوامی قسم کے تاجر تھے۔
कोई 18 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान आ रहे थे। इनके इस्तकबाल की भी ज़बरदस्त तैयारियां की गई थी और फिर उस वक्त ज़रा सी तकब्बुर की फ़ज़ा पैदा हो गई जब मिर्ज़ा हयात बेग ने टेलीफोन पर अल्लाह नवाज शाह से मुआज़रत करते हुए कहा कि कुछ इंतहाई मसरूफियात की वजह से वो उस वक्त तक नहीं पहुंच सकेंगे जो तारीख निकाह के लिए तय की गई है, बल्कि थोड़ी सी देर हो जाएगी। ये एक दुख भरी बात थी, लेकिन अल्लाह नवाज शाह के भी कुछ उसूल थे। सिर्फ एक दोस्त के लिए वो तमाम मेहमानों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे। इसके अलावा गयासुद्दीन की बात भी थी। तारीख बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुजफ्फरगढ़ से जो बारात गुजरात चली, इसकी तफसील नाकाबिले बयान है। इकलौते बेटे की अल्लाह नवाज शाह ने अपनी दौलत के दरवाजे खोल दिए थे। ऐसी अजीमुशान बारात गुजरात की तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी। बड़ों करोफर के साथ निकाह हुआ। रुखसती के लिए पहले ही तय कर लिया गया था कि 1.5 साल बाद होगी। बहरहाल गयासुद्दीन साहिब ने भी अपनी ज़मींदारी की लाज निभाई थी और बहुत बड़े लोगों की दौलत के मज़ाहिर लोगों के लिए यादगार बन चले थे। निकाह के बाद रबनवाज शाह मुजफ्फरगढ़ वापस आ गए। चेहरों पर मोहब्बतों का खुमार था। बहरहाल आयात इलाही के हवाले से जो शख्सियत इनकी ज़िंदगी और तकदीर का हिस्सा बनी, इसका मुकाम दिल में बन गया। हवेली में भला इस अजीमुशान तकरीब के बाद फ़ौरन सुकून कहाँ से हो जाता। और फिर मिर्ज़ा हयात बेग की आमद ने हवेली में 4 चांद लगा दिए। अंग्रेज़ बीबी की मुसलमान बेटियों के साथ घर में आए थे। एक दिलकश और दिलचस्प फ़ज़ा पैदा हो गई थी। पहली रात दोस्त को साथ लेकर एक अलग कमरे में पहुंच गए और माजी के किस्से दोहराए जाने लगे। यार वैसे एक बात तो मुझे बहुत गुस्सा है और बड़ी शिकायत है तुझसे, मिर्ज़ा हयात बेग ने अल्लाह नवाज शाह से कहा। क्या ये तेरा बेटा वही गुलनार नामी तवाइफ की औलाद है ना, जिसे तू लाहौर की हीरा मंडी से उठा लाया था? अल्लाह नवाज शाह के चेहरे पर एक नागवार सी कैफियत फैल गई। यही तो खूबी है एशिया और इसके बाहर के ममालिक की। यूरोप हो या अफ्रीका, अकदार या तहजीब से इतना फासला हो गया कि सिर्फ शर्म ही आती है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान से जाने वाले भी इस रंग में रंगे जाते हैं। तुम्हें मालूम है कि रब नवाज मेरा बेटा है और हीरा मंडी की जिस औरत को तुमने नहायत हकारत से गुलनार तवाइफ कह रहे हो, इससे मैंने निकाह किया था और निकाह के बाद रब नवाज पैदा हुआ था। गुलनार को मैंने नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ लाहौर के खूबसूरत इलाके में कोठी में रखा था और वहीं इसका इंतकाल हुआ। और इसके बाद दुनिया में रहने वाले किसी शख्स की जुर्रत ना हुई कि वो मेरे बेटे को एक तवाइफ ज़दा कहे। मगर अफसोस मिर्ज़ा हयात बेग, तुमने जिस हिकारत से मेरे बेटे और मेरी बीवी का तज़किरा किया वो मेरे बड़े दुख का बाइस है। अरे नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, वाकई मेरे अल्फाज नाज़ेबा थे यार। बस दोस्ती, बेतकल्लुफ़ी और रवानी में कह गया। लेकिन एक शिकायत भी है मुझे तुमसे, मेरी भी तो बेटियां थीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे? कुछ इस बात पर मिर्ज़ा हयात बेग की गलती से मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया, वरना शायद कभी तज़किरा कर बैठता। मुझे माफ़ करना, सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। मैं ज़रा इस किस्म का इंसान हूँ, अपने ज़हन को किसी नाखुशगवार बात से साफ नहीं कर सकता, ये मेरी कमज़ोरी है। मिर्ज़ा हयात बेग अल्लाह नवाज की सूरत देखते रह गए थे। अल्लाह नवाज अपनी जगह से उठा, लेकिन जब वो बाहर जाने वाले रास्ते में दाखिल हुआ तो एक मंजर देखकर खुश्क पत्ते की तरह कांप गया। रब नवाज पथराया हुआ सा खड़ा था और साफ जाहिर हो रहा था कि इसने ये सारी गुफ्तगू सुन ली है। अल्लाह नवाज कांपती निगाहों से इसे देखता रहा और फिर लड़खड़ाते कदमों से इसके करीब से गुजरा और बाहर निकल गया। मिर्ज़ा हयात बेग परेशानी से सर खुजाता रहा था और फिर वो भी बाहर निकल आया। इसने भी रब नवाज को देखता रहा। इसे एहसास हो गया था कि कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है।